Now we are going to start next topic, that is binomial theorem. क्या है binomial theorem? Binomial theorem. Okay, so सबसे important binomial theorem में हमें important है वो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला. कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला पता है ना भाई? कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला पता है क्या? क्या फॉर्मूला? एनसीआर बोल. NCR is equal to n factorial divided by into n minus r factorial. अभी प्रोबेबिलिटी में भी यूज कर रहे हो, करेक्ट ना? कर रहे हो कि नहीं? ठीक है, वही फॉर्मूला यहाँ पे है. ठीक है, चल तो यही फॉर्मूले का यूज करके हमें क्या करना है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का भी एक क्या, सॉरी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला बनाना. ठीक है, आपने आज तक बाइनोमियल के एक्सपांशन तो बहुत सारे देखे हैं. मतलब a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर देखा है, a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर देखा है ना? देखा है कि नहीं? a प्लस बी ब्रैकेट क्यूब किया है, a माइनस बी ब्रैकेट क्यूब किया है. बट हाउ टू फाइंड a प्लस बी ब्रैकेट रेज टू 10? हाउ टू फाइंड a प्लस बी ब्रैकेट रेज टू 12? है ना? उसके लिए हम यूज करते हैं बाइनोमियल थ्योरम. समझ में आ रहा है? सपोज आपको दे दिया कि फाइंड द फिफ्थ टर्म ऑफ एनी बाइनोमियल एक्सपांशन, तो वो कैसे निकालते हैं? तो उसके लिए हम यूज करते हैं कौन सा? बाइनोमियल थ्योरम. ठीक है ना? तो पहले तो मुझे जल्दी से बताओ, a प्लस बी ब्रैकेट रेज टू 1 कितना होता है? a प्लस बी होगा, चेंज कुछ नहीं होगा ना, पावर 1 है. दूसरा a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर कितना होता है? व्हाट इज a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. सही है भाई, सही है. चलो a प्लस बी ब्रैकेट क्यूब कितना है? a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b. यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके आगे जाना बहुत दिक्कत. ठीक है ना? क्योंकि हमने कभी किया नहीं है. ठीक है ना? चलो तो मैं लिख लेता हूं a प्लस बी ब्रैकेट रेज टू 4, a रेज टू 4 प्लस 4a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 6 a क्यूब b प्लस 6a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4ab क्यूब प्लस b रेज टू 4. ठीक है? ठीक है, यहां तक कैसे लिखा, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, मैं बताने वाला हूं, डोंट वरी. ठीक है ना? मैं बताऊं. ठीक है, यहां तक तो पता है ना? अभी इसके आगे भी वैसे ही ये सीरीज चलता रहता है, करेक्ट? बट आपने ऑब्जर्व किया कि जो कोएफिशिएंट ऑफ a प्लस बी का जो है वो कितना है? a प्लस बी में a का और b का कोएफिशिएंट क्या है? देखो ना, वहां पे 1 1 है. ठीक है ना? 1 1. सपोज मैंने a प्लस बी ब्रैकेट रेज टू 0 लिखा होता तो इसका आंसर कितना बनता? a प्लस बी ब्रैकेट रेज टू 0 1 बनता. तो इसमें तो एक ही टर्म है, तो ये एक टर्म आ गया. ठीक है ना? ठीक है, ओके. ठीक है, व्हाट अबाउट सेकंड? चेक करो सेकंड चेक करो. सेकंड मतलब थर्ड अभी है ना, अपने इसमें थर्ड है. a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. नाउ व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ a स्क्वायर हियर? बोलो बोलो जल्दी. 1, देन 2, देन 1. ठीक है ना? व्हाट इज द कोएफिशिएंट इन a प्लस b ब्रैकेट क्यूब? व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ ईच टर्म? पहले का कितना है? 1, दूसरे का, तीसरे का, उसके बाद बढ़िया है. फोर्थ का भी मैंने लिख के रखा है, तो वो भी बता सकते हो आराम से. जल्दी बताओ. 1 4 6 4 1. कुछ लॉजिक लग रहा है? कुछ लॉजिक लग रहा है? कैन आई राइट a प्लस बी ब्रैकेट रेज टू 5 नाउ? आपका यूज करके, मतलब आप बताओगे तब मैं लिखूंगा. कुछ लॉजिक लग रहा है इसमें? 1 1 1 1 2 1 1 3 3 1 1 4 6 4 1.
ए प्लस बी ब्रैकेट रेस टू 5 चाहिए। प्लस 5 A4B। ओके चलो मैं बता दूं क्या क्या है। आपने ऑब्जर्व किया जो पहले का जो टर्म है और ये दूसरा मतलब जो लास्ट टर्म है वो सबका कोएफिशिएंट क्या 1 1 है ना। तो यहां पे लिख लेते हैं 1, लिख दिया 1। ठीक, नाउ आपने और एक ऑब्जर्व किया एडिशन ऑफ दिस टू कितना है, कहां पे है ना, उसके नीचे है। ठीक है, व्हाट इज द एडिशन ऑफ दिस टू है उसके नीचे, इन दोनों का है, इन दोनों का यहां पे बताओ जल्दी जल्दी, अभी आपको आगे वाला बताना है। 5 यहां पे 10 समझे कैसे लिखा, समझे, अरे समझे कि नहीं। ओके ऐसे हम लिख सकते हैं, इसको बोलते हैं लैपलास ट्रायंगल, है ना, सॉरी पास्कल ट्रायंगल। कौन सा नाम है इसका, पास्कल ट्रायंगल। क्या नाम है इसका, पास्कल ट्रायंगल। लैपलास एक साइंटिस्ट था और वो उसने बहुत सारा कुछ किया हुआ है मैथमेटिक्स में, आपको नहीं है लैपलास, ठीक है। ओके तो हम क्या पढ़ रहे हैं, पास्कल ट्रायंगल। ये क्या है, पास्कल ट्रायंगल। बट हमने यहाँ कहा था लिखा a प्लस बी ब्रैकेट रेज़ टू 5। सपोज अभी भी प्रॉब्लम है कि इफ यू वांट टू राइट द एक्सपांशन ऑफ a प्लस बी ब्रैकेट रेज़ टू 10, तो उस केस में क्या करोगे, फिर से प्रॉब्लम ही है ना। तो फिर से ये मतलब ये कब तक ये पूरा ट्रायंगल वहां तक 10 तक लिखोगे उसके बाद लिखना है, नहीं तो इतना तो पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए फिर से क्या है, थ्योरम दिया हुआ है, ठीक है ना। ये समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने एक ऑब्जर्व किया कि a प्लस बी ब्रैकेट रेज़ टू 1 है, देन यू विल गेट 2 टर्म्स। कितने टर्म्स मिले, और a प्लस बी ब्रैकेट रेज़ टू 0 है, देन यू विल गेट व्हाट 1 टर्म, मतलब सिंगल टर्म मिला। a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर में हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, 3 टर्म्स। a प्लस बी ब्रैकेट क्यूब में कितने टर्म्स है, 4 है। a प्लस बी ब्रैकेट रेज़ टू 4 में कितने टर्म्स है, 5 है। पावर 5 होगा तो कितना टर्म्स होगा, मतलब क्या हो रहा है, जितने टर्म्स है उससे ज्यादा, सॉरी जितना पावर है उससे ज्यादा टर्म ज्यादा है, करेक्ट ना, ठीक है ना। मतलब इफ आई वांट टू राइट a प्लस बी ब्रैकेट रेज़ टू n, तो इसमें कितने सारे नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, n प्लस 1 टर्म्स। क्लियर, पहला काम हो गया कि जितने नंबर पावर है, जितना पावर है उससे एक एक्स्ट्रा टर्म होता है। क्लियर हो गया, अभी देखो एक पहला लॉजिक खत्म, ठीक है। दूसरा लॉजिक चेक कर, ठीक है। देखो यहां से चेक करते हैं, यहाँ पे ठीक है समझ में नहीं आएगा, यहां से चेक करेंगे, ठीक है ना। a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर में पावर कितना है, 2 है। तो जो पहला टर्म है उसका पावर मैंने 2 ले लिया, और उसके बाद देखो ना पावर क्या किया, a का पावर क्या किया, डिक्रीज किया कि नहीं डिक्रीज, पहला 2 है, उसके बाद 1 है, उसके बाद कुछ भी नहीं है मतलब 0 है, 2 1 0, एक एक से कम कर लिया। एट द सेम टाइम b का पावर क्या किया, यहाँ पे b नहीं है मतलब b का पावर 0 है, वहां पे 0 1 2, तो मतलब पावर b का पावर सेकेंड टर्म का पावर इंक्रीज कर रहे हैं और फर्स्ट टर्म का पावर डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है ना। और वो जो कोएफिशिएंट आ रहा है वो तो कहां से आ रहा है, पास्कल ट्रायंगल से आ रहा है। कहां से आ रहा है, पास्कल ट्रायंगल से आ रहा है। यहां पे चेक करते हैं, a प्लस बी ब्रैकेट क्यूब पावर 3 है, फर्स्ट टर्म का पावर कितना होगा 3, उसके बाद a का 2, उसके बाद 1, उसके बाद 0। b का पावर चेक करो, 0 1 2 3, खत्म हो गया। 4 में चेक करो, 4 3 2 1 0 0 1 2 3 4, समझ में आ रहा है। ओके यही लॉजिक हमें आगे लगाना है, ठीक है ना। चलो लगाते हैं, ठीक है। फॉर्मूला राइट करेंगे किसके लिए, हमें फॉर्मूला लिखना है a प्लस बी ब्रैकेट रेज़ टू n के लिए। किसके लिए लिखना है भाई, a प्लस बी ब्रैकेट रेज़ टू n के लिए फॉर्मूला लिखना है। तो पहला जो पावर था, पहले का जो पावर था वो कहां से स्टार्ट करेंगे,
n से स्टार्ट करेंगे। कहां से स्टार्ट करेंगे? n से स्टार्ट करेंगे। तो पहला आएगा a रेस टू n, दूसरा क्या आएगा, सॉरी हाँ n से स्टार्ट करें ना, दूसरा क्या आएगा a रेस टू n माइनस वन, एक एक से कम होता जाएगा ना। उसके बाद क्या होगा a रेस टू n माइनस टू। ठीक है, बीच वाले टर्म्स हम लिखने वाले थोड़ी देर के बाद, तो मैं डायरेक्टली लास्ट टर्म लिख रहा हूं, वहां पे a का पावर हो जाएगा 0। उससे पहले वाले में कितना होगा a रेस टू वन, करेक्ट है ना, 1 n n माइनस वन n माइनस टू अप टू कहां तक 0 तक, और 0 से पहला एक होगा 1, क्योंकि एक एक कम होता जा रहा है ना। ठीक है, ओके। नाउ व्हाट इज द पावर ऑफ b इन द फर्स्ट टर्म? पहले टर्म में b का पावर कितना होगा? 0 होगा, b का पावर 0 है। दूसरे में 1 होगा, तीसरे में 2, सेकेंड लास्ट में कितना होगा n, सेकेंड लास्ट में n माइनस। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। सब में एडिशन, क्या है एडिशन। कुछ तो जगह खाली रखा है ना मैंने, इधर रखा है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, है ना, मतलब कुछ तो होगा। किसके लिए जगह है वो? कोएफिशिएंट। जो पास्कल ट्रायंगल में आ रहे थे ना नंबर्स, वो तो नंबर पता है कैसे आ रहे हैं, बट इसमें कैसे फाइंड करोगे, उसके लिए है। ठीक है, ओके चलो। तो उसके लिए फॉर्मूला है, फॉर फर्स्ट टर्म योर कोएफिशिएंट इज NC0। क्या होगा? NC0। दूसरे के लिए होगा NC1, तीसरे के लिए कितना होगा NC2। ओके, देखो अभी अभी मुझे जनरलाइज करना है, जनरलाइज करना है। देखो यहाँ पे b का पावर जितना है उतना ही वैल्यू ऑफ x है, मतलब r पकड़ लो, NCR होता है ना, तो NCR का वैल्यू कितना है? पावर ऑफ b जितना है। पावर ऑफ b कितना है? 1 है, 1 है इधर। पावर ऑफ b इज 2, 2 है इधर। पावर ऑफ b इज n माइनस वन, तो यहाँ पे क्या आएगा NCn माइनस वन। समझ में आ रहा है? यहाँ पे n का पावर कितना है, सर b का पावर n है, तो यहाँ पे मिलेगा NC। समझ में आ रहा है? और इसमें तो इनफाइनाइट टर्म्स थे। ठीक है, तो ये हो गया आपका बेसिक फॉर्मूला, है ना, टू फाइंड व्हाट एनी सॉरी एक्सपांशन ऑफ बाइनोमियल, है ना, कितना भी पावर हो आप निकाल सकते हो। ठीक है, समझे? ओके, बट ये हो गया कोई एक्सपांशन पूरा लिखना है तो। बट कभी कभी क्वेश्चंस क्या होते हैं कि फाइंड द कांस्टेंट टर्म, कैसे निकालना है वो बाद में देखेंगे। ठीक है ना, और क्वेश्चन होता है कि फाइंड द फिफ्थ टर्म ऑफ दिस एक्सपांशन, सेवेंथ टर्म ऑफ दिस एक्सपांशन, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड y स्क्वायर, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं अलग अलग। ठीक है ना, तो उसके लिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला लगता है वो है बीच वाला फॉर्मूला। बीच वाला मतलब नॉट परफेक्टली बीच वाला, बट ऐसे हम करते हैं, उसको बोलोगे आप r प्लस वन थर्ड टर्म। क्या बोलोगे उसको? r प्लस वन थर्ड टर्म के लिए फॉर्मूला निकालना, r प्लस वन थर्ड टर्म के लिए फॉर्मूला निकालना है। समझ में आ रहा है? चलो करते करते फॉर्मूला निकालेंगे, इसमें बीच वाला फॉर्मूला होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, देखो पहले तो ये फर्स्ट टर्म है, ये क्या है भाई, दिस इज व्हाट फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म में r का वैल्यू क्या है? 0। दिस इज व्हाट सेकंड टर्म, सेकंड टर्म में r का वैल्यू कितना है? थर्ड टर्म में r का वैल्यू कितना है? 2। मतलब क्या हो रहा है, r का वैल्यू जितना टर्म है, जो टर्म है उससे एक से कम है, एक से कम है कि नहीं? तो मुझे इसमें बताओ r प्लस वन में कितना होगा? NC है, बोला लॉजिक लगाओ ना, 0 तो यहाँ पे है, r प्लस वन इधर बीच में होगा, 0 कैसे आएगा? हाँ कितना होगा? b रेस टू 0, तो ये 0 है ना, सॉरी वो नहीं, हमने कब लिया? फर्स्ट टर्म के लिए 0 है, सेकेंड टर्म के लिए 1 है, थर्ड टर्म के लिए 2 है, फोर्थ टर्म के लिए 3 होगा। मतलब एक कम करो ना, इससे इससे एक कम करो ना, अरे r प्लस वन से माइनस वन करो, क्या आएगा? ओके, और जो वैल्यू ऑफ r है वही पावर ऑफ b होता है, करेक्ट। दूसरी एक चीज मैंने डिस्कस नहीं किया, बट इफ यू ऑब्जर्व
दिस पावर, ऑब्जर्व करो, ये पावर का एडिशन कितना हो रहा है, सबका पावर का एडिशन कितना हो रहा है, एन हो रहा है, सबका पावर का एडिशन 1 होना है। इधर नीचे भी चेक करो, ये इधर इधर इसमें सेम हो रहा है, ठीक है ना। तो हमें जो b का पावर है और a का पावर है उसका एडिशन कितना होना चाहिए, n होना चाहिए। तो व्हाट इज द पावर ऑफ a हियर, a का पावर कितना होना चाहिए, करेक्ट, इट इज व्हाट n माइनस, एंड दिस इज अवर फॉर्मूला, यही आपका बीच वाला फॉर्मूला। समझे कैसे निकाला, समझे, कोई दिक्कत है किसी को, फॉर्मूला समझा कैसे निकाला है। तो ये फॉर्मूला बाय हार्ट करने की जरूरत लगेगी कभी, कभी नहीं लगेगी। क्या करना है, लॉजिक लगाओ ना, ए का पावर कम करते जा रहे हैं, बी के पावर इंक्रीज करते जा रहे हैं। कहां से स्टार्ट करेंगे, बी का पावर एन से स्टार्ट करेंगे, सॉरी ए का पावर एन से स्टार्ट करेंगे, बी का पावर 0 से स्टार्ट करेंगे। एन को क्या करना है, छोटा करते जाना है, 0 को क्या करना है, बड़ा करते जाना है। और जो बी का पावर है वही आर का वैल्यू होगा एन से आर के फॉर्मूले में, फिनिश। और ये फॉर्मूला तो याद रखना ही पड़ेगा क्योंकि हमें ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ओके चलो राइट डाउन। भाई फिनिश हो गया, हाँ तो लेट्स स्टार्ट। हाँ एक बताओ, आपने यहाँ पे ऑब्जर्व किया क्या, हो गया सबका, क्या ठीक है और क्या लिख रहा है तुम्हें, ये अच्छी यार, इसमें पूरा नहीं लिखा, 1 and 0 है ना, और उसका एंड क्या करेगा, ये फॉर्मूला यहाँ से स्टार्ट होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म, एंड दिस इज व्हाट n+1 द टर्म, एंड दिस इज n द टर्म। वो किधर है तेरा, ये आधा ही फॉर्मूला लिख रहा है, मतलब ये क्या शो के लिए लिखा है मैंने, चल हाँ मैं क्या बोल रहा था, ऑब्जर्व किया क्या आपने कि जहां पे पावर ऑफ बाइनोमियल एक्सपांशन, एक्सपांशन नहीं बोल सकते, बाइनोमियल जो ब्रैकेट है उसका पावर इवन है, देन यू विल गेट हाउ मेनी टर्म्स, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स, करेक्ट ना। ओके और ऑड नंबर ऑफ टर्म्स में मिडिल नंबर मिलेगा। कभी कभी क्वेश्चन होता है, फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द एक्सपांशन, फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द एक्सपांशन। तो मिडिल टर्म यहाँ पे निकलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहां पे निकलेगा, वह आपका जो पावर ऑफ क्या है 7 बोल रहा हूं, बाइनोमियल एक्सपांशन क्या है, इवन है, तो आपका मिडिल टर्म फाइंड होगा, क्लियर है। बट ऑड रहेगा तो देखो ना, यहाँ पे ऑड है, ऑड है ना, तो ऑड में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ रहे हैं, इवन आएंगे, और इवन में मिडिल टर्म निकालना पॉसिबल नहीं है। बट आप ऑब्जर्व करोगे कि दोनों का वैल्यू क्या है, दोनों के कोएफिशिएंट्स क्या है, सेम है ना, सेम है कि नहीं, याद रखना वो एक सेम होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पावर 5 है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने बनेंगे, 6 बनेंगे, 6 मतलब हमें फाइंड नहीं होगा मिडिल टर्म, मिडिल टर्म कितने होंगे, 2 होंगे, मिडिल टर्म कितने होते हैं ऐसे केसेस में, 2 मिडिल टर्म, ठीक है ना, क्लियर, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है, नहीं समझ में आ रहा है, समझ गया ना। तो याद रखना है पावर ऑड है तो यू विल गेट 2 मिडिल टर्म्स, इवन टर्म में एक ही मिडिल टर्म मिल जाएगा, ठीक है ना। ओके चलो, सो लेट्स स्टार्ट एग्जांपल, फाइंड द
टर्म्स इन्वॉल्विंग y रेस टू 5 इन द एक्सपांशन। अभी ये y रेस टू 5 कहां पे आएगा वो पहले फाइंड करना इंपॉर्टेंट है। हाँ, जहां पे आपको ओरली हो रहा है वहां पे कोई दिक्कत नहीं है, आपको ओरली हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे यहाँ पे हो जाए, क्योंकि जो सेकेंड टर्म है बाइनोमियल में वो क्या है, y है, उसका पावर कितना है, y का पावर कितना है, 1 है, और दूसरे टर्म में y नहीं है, तो डेफिनेटली y एक ही बार है, और वो कहां से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा, y रेस टू 0, y रेस टू 1, y रेस टू 2, तो y रेस टू 5 कौन से टर्म में आएगा, कौन से टर्म में आएगा। मैंने क्लियर बोला तो समझ में आ गया मैंने क्या क्या क्वेश्चन पूछा, कि ये जो y है, इस y का जो पावर है वो 1 है, और इस टर्म में y है ही नहीं, कभी कभी दोनों में भी होता है ना, तो प्रॉब्लम हो सकता है, तो दोनों में चेक करो, ओके, और इसमें 1 है, तो y रेस टू 5 ओरली निकालना बहुत पॉसिबल, मतलब सिंपल है। पहले टर्म में y रेस टू 0 होगा, दूसरे टर्म में y रेस टू 1 होगा, तीसरे टर्म में y क्यूब होगा, सॉरी y स्क्वायर होगा, y क्यूब होगा, y रेस टू 4 होगा, और उसके बाद y रेस टू 5। तो y रेस टू 5 कौन से टर्म में पॉसिबल है, जल्दी बताओ। नहीं समझा मैंने क्वेश्चन। पहला टर्म में y, मतलब फर्स्ट टर्म में y रेस टू का पावर, y का पावर कितना होगा, दूसरे में कितना होगा, तीसरे में कितना होगा, तो टेल मी अबाउट y रेस टू 5। y रेस टू 5 कौन से टर्म में होगा, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये टर्म है, ये तो लॉजिक लगाना है भाई, क्या लगाना है, ये जो y है y रेस टू 5 कहां पे मिलेगा, 6th टर्म में मिलेगा। समझ में आ रहा है, मींस वी हैव टू फाइंड हियर व्हाट, 6th टर्म ऑफ द एक्सपांशन। क्या फाइंड करना है, 6th टर्म, मतलब इसी क्वेश्चन को मैं लिख लेता कि फाइंड द 6th टर्म ऑफ द एक्सपांशन, तभी वही आंसर आता। समझे, ओके ना, समझे कि नहीं। और जो 6th टर्म है इज मिडिल टर्म ऑफ द एक्सपांशन आल्सो, वही उसका मिडिल टर्म हो ना, क्योंकि पावर क्या है, 11 है, 11 मतलब 11 टर्म्स, टोटल टर्म्स कितने होंगे, 11, एक ज्यादा होता है ना, 5 इधर 5 उधर, बीच वाला 6 हो गया कि नहीं, 6th टर्म, मतलब 6th टर्म। यही क्वेश्चन आंसर देखो, यही ये सेम क्वेश्चन आंसर भी वही, सब कुछ सेम। क्या क्या आएगा, हो सकता है फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द एक्सपांशन, फाइंड द टर्म इन्वॉल्विंग y रेज़ टू 5 तो है ही, और दूसरा कौन सा, 6th टर्म होते। समझ में आ रहा है, तीनों क्वेश्चन इसमें पॉसिबल है। क्लियर हो गया, नहीं क्लियर होगा, क्यों हो गया पर सर एक बोर्ड पावर कितना है इसका, 10 है, तो मिडिल टर्म के लिए फॉर्मूला, ओके, मिडिल टर्म के लिए फॉर्मूला क्या आएगा, 10/2 + 1, ये याद रखो बस। तो 10/2, 10 मतलब पावर, n याद रखो, n/2 + 1, ये फॉर्मूला, 10/2 5, 5 + 1, तो ये 6th टर्म निकालने के लिए, मतलब मिडिल टर्म के लिए क्वेश्चन सेम हो जाएगा, और 6th टर्म में ही y रेज़ टू 5 है, हो गया ना, 6th टर्म हो सकता है, y रेज़ टू 5 हो सकता है, या तो मिडिल टर्म फाइंड करो। क्लियर, ओके ना, चल अभी स्टार्ट करें। हाँ, तो फाइंड क्या करना है हमें, 6th टर्म ऑफ द 6th टर्म, ओके। फॉर दिस वी हैव टू यूज व्हिच फॉर्मूला है, वो पूरा बड़ा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे या छोटा वाला, वो छोटा वाला कौन सा, r + 1 टर्म, करेक्ट ना। चल r + 1 टर्म, फॉर्मूला याद है, देख के नहीं बताना, NCR a रेज़ टू n - r b रेज़ टू r, ये हो गया आपका फॉर्मूला, ठीक है। तो 6th टर्म देखो, 6th टर्म मींस r + 1, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ r, 5, यस, तो यहां पे आएगा 10c5, 10c, 10 मतलब n ना, 10c5, a कितना है, a 2x² ब्रैकेट रेज़ टू 10 - 5, करेक्ट, इनटू b रेज़ टू 5, ओह सॉरी b कितना है, y है ना, b क्या है, y रेज़ टू, समझे। अभी ये 10c5 अलग से निकालेंगे सेपरेटली, ठीक है ना, आपको चाहिए तो मैं इधर ही लिख लेता हूं, 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय व्हाट, 5 फैक्टोरियल इनटू 5 फैक्टोरियल, फार्मूला बाय हार्ट है, सही से,
ठीक है, यहाँ पे क्या होगा 2x² ब्रैकेट रेस टू 5 इंटू y रेस टू 5। ठीक है, चलो ये 10 रेस टू 5 कहां तक लिखेंगे रे? 10, 9, 8, 7, 6 बस हो गया ना। 5 फैक्टोरियल विल बी कैंसिल डायरेक्टली। 5, 4, 3, 2, 1। 2 रेस टू 5 कितना होता है? व्हाट इज 2 रेस टू 5? 2 रेस टू 5 2 रेस टू 5 है भाई। 2 2 2 2 5 टाइम्स 2 to the 4 2 to the 8 8 16 16 to the 32 कितना आएगा? 32 इंटू x रेस टू 10 ना, ओके, इंटू y रेस टू 5। चलो इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या क्या आता है। 5 2 जा 10, 4 2 जा 8, 3 3 जा 9। ओके, आंसर बोलो। नीचे कुछ नहीं बचा, ऊपर 6 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 32 x रेस टू 10 y रेस टू 5। x रेस टू 10 y रेस टू 5 दो ऑप्शंस है यहाँ पे, पूरा करने की जरूरत नहीं लग रहा मुझे। 6 6 का मल्टीप्लिकेशन 36 मतलब 6 ही बचेगा, यूनिट प्लेस से 6 आएगा। 6 7 का कितना होता है? 6 7 का 42, तो मतलब यूनिट प्लेस पे 2 आएगा और वो 2 2 जा 4। ऑप्शन नंबर 8064। हाँ, यहाँ पे दोनों नंबर में 4 होता तो उस केस में हमें क्या करना पड़ता? कैलकुलेशन करना पड़ता। अभी यहाँ पे करने की जरूरत नहीं। ठीक है, समझे सबको? हाँ, चलो फिनिश। चल नेक्स्ट ले लो। क्या निकालना है? फिफ्थ टर्म है ना, x² प्लस 1/x ब्रैकेट रेस टू 10। x² प्लस 1/x ब्रैकेट रेस टू 10। So fifth term means what? R. R is how much? R क्या होगा यहाँ पे? Find the fifth term of this expansion x² plus 1/x bracket raised to 10. Okay. तो फिफ्थ टर्म फाइंड करना है। फिफ्थ टर्म क्या 6 रखना? 6 क्यों होगा? 4 होगा। आर का वैल्यू कितना होगा? 4 होगा, क्योंकि फॉर्मूला है r प्लस 1 टर्म इज इक्वल टू NCR a रेस टू n माइनस r इंटू b रेस टू r। तो फिफ्थ टर्म मीन्स 10c कितना हो गया? 4 हो गया। r का वैल्यू कितना आएगा? 4। a कितना है? x² ब्रैकेट रेस टू कितना हुआ? डायरेक्ट लिख दू 6। 10 माइनस 4 6 इंटू
1 बाय एक्स ब्रैकेट रेज टू कितना हो जाएगा 4. चलो सॉल्व दिस. 10c4 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल x रेज टू 12 इंटू 1 बाय x रेज टू. तो आंसर क्या आएगा 10 9 8 7 4 3 2 1 4 2 is 8 and 3 3 is 9. आंसर इज 210 करेक्ट ना. एंड ये कट के कितना हो जाएगा x रेज टू 8. क्वेश्चन नंबर सी है ना. मैं वो 460 और 420 और 260 देता हूँ बीच में देखेंगे. ओके ठीक है. ठीक है सिंपल था ना. बढ़िया था. फिनिश. हो गया वहां पे. चल नेक्स्ट. व्हाट इज नेक्स्ट. X plus y is to 12 numerical coefficient of Fifth term numerical coefficient. We don't want what. It's a variable. Variable का कितना पावर है. We don't want. But power now कितना है. Power is 12 here. तो फिफ्थ टर्म में n is 12. ठीक है. तो यहाँ पे फिर से वही फॉर्मूला आएगा ना. r प्लस 1 का टर्म. ओके तो एनसीआर a रेज टू n माइनस r b रेज टू r. यहाँ पे क्या चाहिए फिफ्थ टर्म इज इक्वल टू 12c4 इंटू h रेज टू 8 12 माइनस 4 एंड 4y ब्रैकेट रेज टू 4. ओके 12 factorial divided by what 8 factorial 4 factorial into x raised to 8 into 4 raised to 4. It is 256. 4 square is what 16 na 16 square 256 correct. So it is 256 into y raised to 4. Okay तो ये कितना आएगा 12 11 10 9 है ना. 4 3 2 1 and 256 is also there. X raised to 8 y raised to 4. ये अभी इसका जरूरत ही नहीं है. We want only coefficient. तो coefficient मतलब ये इसका भी कुछ ना कुछ तो इफेक्ट होता है. तो just only don't find 12c4. कभी कभी बच्चे क्या करते हैं अरे न्यूमेरिकल मतलब कोएफिशिएंट मतलब क्या है जो एनसीआर का वैल्यू है वही होता है. नहीं वो क्या होगा इस पे भी डिपेंड होगा ना. आपका जो वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है कोएफिशिएंट ऑफ वाई उससे वो चेंज होगा. तो उससे भी मल्टीप्लाई करना है याद रखना. ठीक है ना. ओके ठीक है. तो ये क्या क्या कट रहा है रे 4 3 12 गया और ये 2 5 गया. तो ये कितना हो रहा है 99 इंटू 5 है ना इंटू 256 x रेज टू 8 y रेज टू 4. ऑप्शन में बहुत सारे जीरोस हैं तो पूरा सॉल्व करो. ये 99 इंटू 5 कितना हो रहा है 495. कितना आ रहा है 495. हाँ
फिनिश। इसका 495 आया ना, एंड 256, x रेज टू 8 y रेज टू 4। इधर 9 वाला फिगर में ये 8 है क्या? और एक नंबर ऑप्शन इज 126 720, correct? This one. Okay. Done? क्या लगा है करे? नहीं। हाँ? Okay, done? चलो नेक्स्ट। डन। क्वेश्चन लिख के रखो। इसमें से खत्म हो गया ना, मैं थोड़ा सा बाहर से ले लूं, ठीक है? ओके, क्वेश्चन लिख लो। द लार्जेस्ट कोएफिशिएंट ऑफ द एक्सपांशन, द लार्जेस्ट कोएफिशिएंट ऑफ expansion of 1 plus x bracket raised to 10 is, ऑप्शन देना है? ऑप्शन देने की जरूरत है? A is 10 factorial divided by 5 factorial square. B 10 factorial divided by 5 factorial. C 10 factorial divided by 5 factorial into 4 factorial bracket square. And D option is 10 factorial divided by 5 factorial into 4 factorial. Yeah, solve this. लार्जेस्ट म्हणजे 10 लार्जेस्ट वही तो सोचना है ना, लार्जेस्ट मतलब कहाँ पे होगा। ठीक है, जरा पीछे आते हैं। हो गया सबका क्वेश्चन लिख के हो गया ना? पीछे आते हैं। लार्जेस्ट कहाँ पे? मिडल। यस,
वही तो मिडल वाला, जो मिडल टर्म होगा उसमें क्या मिलेगा आपको, लार्जेस्ट मिलेगा। ठीक है, इसलिए तो अलग है, इसलिए लिया मैंने ना। ठीक है, ओके। क्या है पावर, कितना है अभी, 10 है ना, पावर कितना है, पावर 10 है ना, तो सिक्स टर्म निकालना है, तो सिक्स टर्म में क्या होगा आपका, लार्जेस्ट वैल्यू होगा। ठीक है ना, चलो निकालो, चलो फाइंड इट चलो, सिक्स टर्म ऑफ द एक्सपांशन, क्योंकि लार्जेस्ट कोएफिशिएंट कहां पे होगा, लार्जेस्ट कोएफिशिएंट कहां पे होगा, मिडल टर्म में, करेक्ट ना। तो मिडल टर्म कैसे आएगा, n/2 प्लस 1/3 टर्म, करेक्ट ना रे। तो मतलब कितना है यहाँ पे, 6th टर्म। ओके, तो इसका वैल्यू क्या होगा, 10c5 1/5 x/5। ये तो सिंपल है, मतलब अरे क्या है, खत्म ना, ये तो नहीं चाहिए हमें, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड ना। तो क्या चाहिए, 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। ऑप्शन नंबर जल्दी बोलो, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, हाँ ए होगा, क्योंकि 5 फैक्टोरियल स्क्वायर ना। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन। फिनिश, चलो डन। नेक्स्ट, the coefficient of the coefficient of the coefficient of x cube y raised to 4 in 2x plus 3y square bracket raised to 5 is option A 360, B 720, C 240 और D 1080। 1080, ठीक है। क्वेश्चन आ गया दिमाग में, पहला पहला क्वेश्चन क्या आना चाहिए दिमाग में, कहाँ पे होगा नहीं पता, तो उसके लिए हम यूज करेंगे r+1 टर्म का फॉर्मूला टू फाइंड द नंबर, मतलब नंबर ऑफ, मतलब नॉट टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, बट वो जो मिडल वाला जहां पे x क्यूब और y रेज टू 4 है, वो टर्म कौन सा है, वो फाइंड करने के लिए हमें r+1 का टर्म यूज करना इंपॉर्टेंट है। चलो r+1 का टर्म चेक करो, कुछ डाउट है तो जल्दी बोलो। फॉर्मूला क्या है, एनसीआर कितना है, a रेज टू n-r b रेज टू r, ठीक है। चलो अभी r का वैल्यू दिया ही नहीं है, r का वैल्यू दिया है हमें नहीं है, वही तो हमें फाइंड करना है, ठीक है ना। चलो तो यहाँ पे ये हो जाएगा, a का वैल्यू कितना, n कितना है, 5 cr 2x ब्रैकेट रेज टू 5 माइनस r, ठीक है, इनटू 3y स्क्वायर ब्रैकेट रेज टू r। देखो छोटा, बहुत सिंपल है, नॉट डिफिकल्ट, ठीक है ना, बहुत सिंपल है। चलो इज इक्वल टू 5cr एज इट इज रखेंगे, क्योंकि यहां से तो कांस्टेंट बनने वाला है, हमें r का वैल्यू फाइंड करना है, और r का वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें ऐसा वाला टर्म निकालना है। वो ऐसा वाला टर्म डायरेक्ट नहीं आएगा, बट एक मतलब कोएफिशिएंट x और सॉरी वेरिएबल का एक पैकेज आएगा, एक जगह पे x भी होगा y भी होगा, और वहां से हमें r को क्या करना है, कंपेयर करके निकालना है। कैसे निकालना है, बाय कंपेयरिंग। वेट निकाल दे, डोंट वरी। अभी देखो ये 2⁵ माइनस r, ये भी एक कांस्टेंट होगा, क्योंकि r का वैल्यू एक बार पुटअप किया कि बेस कांस्टेंट है, तो अपने आप वो वैल्यू क्या होने वाला है, कांस्टेंट होगा। फिनिश, वो जाने दो। चलो x⁵, यहां से क्या मिलेगा भाई, यहां से क्या मिलेगा, अरे भाई यहां से क्या मिलेगा,
मतलब वेरिएबल मिलेगा, ओनली वेरिएबल। छोड़ दो मैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसकी जरूरत है। यहाँ पे 3 से क्या मिलेगा, 3 से क्या मिलेगा, आर का वैल्यू पुटअप किया, कोई तो नंबर पुटअप किया, आपको एक कांस्टेंट मिलेगा। तो मतलब ये एक कांस्टेंट है, दिस इज कांस्टेंट एंड दिस इज ऑलरेडी अनदर कांस्टेंट। करेक्ट ना? तो वेरिएबल क्या, x⁵ और दूसरा y⁵ बाकी कुछ नहीं देखना, कुछ भी नहीं देखना, कंपेयर, कंपेयर x⁵ y⁵ विथ इसके साथ x³ y⁴। कोई भी एक कर लो, सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखो ना, 5 - r को देखो, ये दिस 5 - r इज द पावर ऑफ x एंड 3 इज द पावर ऑफ x। दोनों में से 5 - r इज इक्वल टू 3। r इज इक्वल टू कितना मिल रहा है, r इज इक्वल टू कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है। अब दूसरा चेक करो, 2r इज इक्वल टू 4 है, r इज इक्वल टू कितना मिल रहा है, 2 मिल गया। तो हमें क्या मिलेगा, जहां पे r का वैल्यू 2 है, देयर यू विल गेट व्हाट, x³ y⁴। वहां पे हमें x³ y⁴ मिलेगा। तो वो टर्म कौन सा है जहां पे r का वैल्यू 2 है। r का वैल्यू 2 होने के लिए आपको टर्म कौन सा निकालना है, यस, क्या निकालना है, थर्ड टर्म। क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला कौन है, r+1 का होता है ना। तो r का वैल्यू 2 है, तो आपने करेक्ट ना। चलो, तो यहां पे आएगा 2+1, करेक्ट ना, मतलब कौन सा, थर्ड टर्म। ओके, इज इक्वल टू 5c2। ओके, और क्या आएगा, 2x ब्रैकेट रेज टू, एक्चुअली इसमें पुटअप कर सकते हैं आप डायरेक्टली, क्योंकि यही तो है अपना काम पूरा। क्योंकि कोएफिशिएंट चाहिए तो कोएफिशिएंट, वेट एक काम कर दो, बहुत सिंपल कर लेते हैं ना, क्यों फालतू में इसका झंझट बढ़ाना है ना। कोएफिशिएंट ऑफ थर्ड टर्म ऐसे लिख दो डायरेक्ट, है ना। r+1 इज इक्वल टू कितना आएगा, 2+1 मीन्स थर्ड टर्म, करेक्ट ना। हाँ, मतलब हमें थर्ड टर्म का कोएफिशिएंट निकालना है। तो हमें क्या निकालना है, कोएफिशिएंट ऑफ थर्ड टर्म इज इक्वल टू, ये देखो कहां पे है, ये जो अंडरलाइन वाला पार्ट है ना, वही आपका कोएफिशिएंट है, बाकी तो वेरिएबल था। चलो 5c, r का वैल्यू 2, दूसरा 2⁵ 5 - 2 3⁵2, सही है ना। चलो, तो 5c2 कितना होता है, 5c2 पता नहीं सर, निकालो ना। हाँ, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ये 2⁵ कितना हो जाएगा, 3। 2⁵3 कितना हो जाएगा, 8 इंटू 3²। ओके, ये तो 3 कटेगा ना, 5। ओके, तो ये कितना बनेगा, 5 × 4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 72। 36 कर लेता हूँ मैं, ये छोटा कर लेता हूँ, 20 into 360, सॉरी कितना आ गया, 720। समझे कैसे निकाला। तो हमें r का वैल्यू कैसे निकालना है उस पर फोकस करो, क्योंकि ये टर्म एक ऐसे क्वेश्चन के लिए नहीं। अभी कभी कभी क्या करते हैं, फाइंड द कांस्टेंट टर्म, फाइंड द कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म में वेरिएबल का पावर कितना होता है, कांस्टेंट में कांस्टेंट टर्म है, मतलब वहां पे वेरिएबल है ही नहीं ना, मतलब पावर ऑफ वेरिएबल कितना होगा, 0। तो वहां पे भी ऐसे टाइप का क्वेश्चन यूज होता है, सेम टाइप, है ना। बस कोएफिशिएंट ऑफ ये पूछा ना, तो वहां पे पूछेंगे फाइंड द कांस्टेंट टर्म ऑफ दिस एक्सपांशन, सेम क्वेश्चन, ठीक है। आंसर इज व्हाट, 720।
फिनिश। और एक लेते हैं। ओके डन। आपका नाम क्या है? दिशा। और ये चारों बॉयज प्रेजेंट है, वो लड़की और एक नई लड़की एब्सेंट है। ओके ठीक है। दिशा, हाँ दिशा, मैं तो दोनों भी लड़की है, कंफ्यूज हो जाऊंगा। ठीक है चल। ठीक है और एक क्वेश्चन ना, व्हाट इज द सम ऑफ coefficient of first and the last term in the expansion of 1 plus x bracket raised to 2n, comma, where n is natural number. Options are 1, second option is 2, third option is n, and fourth option is 2n. So what will be the coefficient of first and the last term? Oh, sorry, sum बताना। ये बहुत सिंपल है, ऐसे तो ओरली बता देंगे। ओरली कुछ बताने की क्या जरूरत है। पहला क्या होता है? एनसी जीरो होता है, याद है? पहला क्या होता है? एनसी जीरो होता है, क्योंकि फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट। लास्ट टर्म का कोएफिशिएंट क्या होता है? एनसीएन होता है। दोनों का वैल्यू क्या है? 1 0 होता है क्या? हाँ 1 होता है ना, दोनों का वैल्यू सेम होता है, याद है ना? हमने प्रॉपर्टीज लिखा था कॉम्बिनेशन में, एनसी जीरो एंड एनसीएन इज इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। और एक होता है ना NC1 NCN minus 1, these are also equal to are equal, याद है ना? इससे जनरल फॉर्मूला था NCR and NCN minus R, they are also what? Equal, याद है ना? तो ये दोनों सेम है, तो मतलब इसका वैल्यू 1 होगा, इसका कोएफिशिएंट 1 होगा, इसका कोएफिशिएंट 1 होगा। और ऑलरेडी जो दिया हुआ गिवन नंबर है, उस गिवन नंबर में भी मतलब अदर देन 1 कुछ भी नहीं है, यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे x का भी कोएफिशिएंट 1 है, तो मतलब इंपैक्ट कुछ पढ़ने ही नहीं वाला। और ये तो क्या है, कोई भी रहने दो, ये तो एक क्या है? कांस्टेंट ही है ना। 2n का वैल्यू, n कोई भी नेचुरल नंबर होने दो, वो एक क्या बनेगा? एक कांस्टेंट वैल्यू बनेगा, और उसका इस ब्रैकेट के ऊपर फर्क नहीं पड़ता। हाँ पड़ता है, पर कहां पे पड़ता है? सेकेंड से आगे और लास्ट टर्म, सेकेंड लास्ट टर्म तक। फर्स्ट एंड लास्ट टर्म पे कुछ नहीं इफेक्ट पड़ेगा। उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है? NC0 और NC1, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है? इन दोनों के कोएफिशिएंट। और यहाँ पे ऑलरेडी 1 है, यहाँ पे भी इन दोनों का वैल्यू 1 है, तो डेफिनेटली फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट होगा 1, लास्ट टर्म का कोएफिशिएंट होगा 1, इसका सम हो जाएगा 2। ठीक है, बस हो गया। और कुछ दिनों पावरचं काहीच नाही ना। हे बघ 2a plus b ब्रॅकेट रेस टू n, याच्यामध्ये लास्ट टर्म काय असते? NC0 एक आहे, आणि लास्ट टर्म काय असते? NCN। इधर क्या है? a रेस टू n b रेस टू 0, यहाँ पे क्या है? a रेस टू 0 b रेस टू n। ये वैल्यू 0 1 है, ये भी वैल्यू 1 है, तो फर्क इस पे ही पड़ेगा ना। बट यहाँ पे भी ऑलरेडी a और b के जो कोएफिशिएंट्स है वो भी 1 1 ही है, इसके लिए चेंज नहीं हो। हाँ यहाँ पे होता कुछ तो फर्क पड़ता, हाँ, वो करना पड़ता। मतलब सपोज 2 भी होता, सपोज 2x होता, तो आपने आप ये 2x ब्रैकेट रेस टू 2n बनता ना, मतलब 2 रेस टू 2n आंसर आ जाता, समझे कि नहीं? बट 2 होता तो मैं बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है? हाँ समझे कि नहीं? और कुछ लेना है? और ले लो, 11 बज गया। आप और एक लेक्चर है? अच्छा ठीक है।
बस हो गया।